So this is your chemistry class 12, first part of alkyl halides, and because this is going to be the part of your term exam also, so I request you to be quite serious while attempting and attending this particular session. And I also advise that if you have any doubts, then revise these videos 100 times, but be very particular about each and every slide. Thank you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। और जनरली हम लोग क्लासीफाई करते हैं एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स और एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक मतलब जिनके अंदर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, वो तो हो गया एरोमेटिक। तो उनके अलावा जो है हम आते हैं एलिफेटिक के अंदर। अब ये भी इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक एलिफेटिक हमने देखे थे कि एल्केन 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 टाइप के होते हैं, इस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो सकती है। तो अगर हम एच को रिप्लेस करके एक्स लगा देंगे, एक हेलाइड लगा देंगे यहाँ पे, तो इसका एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड बन जाएगा। उसमें सबसे पहले आते हैं हेलो एल्केन्स, है ना। एल्केन 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 में सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो जो एल्किल हैलाइड्स है ना, वो भी मोनोडाई ट्राई टेट्रा हेलो एल्केन्स के रूप में हो सकते हैं, डिपेंडिंग के कितने उस पर आप हेलोजन अटैच कर रहे हैं कि 1 2 3 और 4। तो फॉर एग्जांपल कि क्लोरोमीथेन है, ठीक है, इसको मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पर एक क्लोरीन हमने अटैच कर दिया, ये मिथाइलिन क्लोराइड हो गया। यहाँ पे आपने दो क्लोरो कंपाउंड यहाँ पे लगा दिए, दो क्लोरो यहाँ पे लगा दिए, तो ये जो डाइक्लोरोमीथेन बन गया। इस तरह से तीन लगा दिए तो क्लोरोफॉर्म, और चार लगा दिए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। तो कॉमन इनका जो फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+1, और उसको एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हमने यहाँ पे X लगा दिया, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और N डिनोट्स टू 1 2 3 जो भी हो सकता है वो होगा। तो हमने देखा था कि एल्केन था, एल्केन में से एक हमने हाइड्रोजन हटाया, एक X जोड़ दिया, तो यहाँ पे हेलो एल्केन यहाँ पे बन गया। अब जो एल्किल हैलाइड साइड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ और द डिग्री ऑफ द कार्बन, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कैसा कार्बन। अगर एक कार्बन से एक कार्बन ही जुड़ा है तो वो प्राइमरी कार्बन हो गया। एक कार्बन के साथ दो कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बन हो गया। तीन कार्बन जुड़े हैं तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया। तो अकॉर्डिंगली जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हेलो एल्किन्स और एल्किनाइल हैलाइड्स। अभी हमने एल्केन की बात करी थी, एल्किन हैलाइड्स की बात की, तो बात करते हैं हेलो एल्किन्स की। तो इसका जो एल्कीन थी उसमें से एक आपको हाइड्रोजन हटाना है और एक एक्स वहाँ पे जोड़ना है, सिंपल सी बात यहाँ है। तो जैसे उसका जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n-2, तो यहाँ पर एक हटा कर हमने एक्स जोड़ दिया तो -1, और ये एक्स यहाँ पे जोड़ा रहेगा, तो यहाँ पर जो है एक्स भर जो है अपना हेलोजन हो ही जाएगा। इसके जो कुछ नेम्स है, दीज आर इम्पोर्टेड वंस। सीधा पेपर के अंदर ये नेम्स देकर के इनके आयुर्वेदिक नेम लिखाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइनिल क्लोराइड हो गया, ठीक है, जिसको क्लोरो एथिन बोलते हैं। एलाइल ब्रोमाइड हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये एलाइल ग्रुप होता है, ठीक है, तो 3 ब्रोमो 1 इन इस तरह से लिख देंगे। टोटल क्लोराइड हो गया। ओके, तो इसका नंबरिंग कैसे करा अपन ने, इस साइड से करा कि क्लोरो ग्रुप इधर लग रखा है, तो इस तरह से क्लोरो 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, इसका नोमेनक्लेचर हो गया आयुर्वेदिक। सिनेमाइल क्लोराइड हो गया, ये जो है पर्टिकुलर यहाँ पे बेंजीन ग्रुप हो गया, ऐड हो रखा है इसके साथ। तो ये 3 कार्बन की चेन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और इस तरह से क्लोरो, तो ये सिनेमाइल क्लोराइड। तो ये आपको नाम आपके दिमाग में होने चाहिए कि अगर समवन इज पुटिंग दिस नेम्स इन द पेपर देन यू शुड बी एबल टू डिड्यूस इट्स स्ट्रक्चर। फिर आता है हेलो एल्काइंस और एल्काइनाइल हैलाइड्स। ओके, तो सिंपल ये CnH2n-3 इसका जनरल फार्मूला हो गया। जनरल फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लोरोएसिटिलीन, ठीक है, इसको इस तरह से हम बनाएंगे। आते हैं प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, दिस नेम इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। अब आते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अब तक हमने एलिफेटिक देखे थे, जो एरोमेटिक नहीं थे वो एलिफेटिक कंपाउंड्स थे। अब एरोमेटिक के अंदर भी क्या होगा कि एक तरीके से एक चेन होगी बेंजीन की, ठीक है। अगर डायरेक्टली अटैच जाती हो गया न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अगर इस पर कोई कार्बन चेन और उसके जाकर कोई हेलोजन कंपाउंड अटैच हो रखा है, एलिमेंट लग रखा है, तो उसको अपन साइड चेन डेरिवेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, जहाँ के डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हो रखा है हेलोजन, और इनको अपन एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन हो गया। दूसरा हो गया पेरा ब्रोमोटोलुइन। एक्चुअली इसको अगर आप यहाँ से हाइड कर दोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये टोलुइन है, सिंपल टोलुइन। इस तरह से ऑर्थो आइडोटोलुइन। अब आपको पता है कि ये वाला ग्रुप ऑर्थो हो जाता है, ये पोजीशन आपकी पेरा हो जाती है, ऑर्थो मेटा एंड पेरा। अभी आते हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। हमने देखा था कि जो अगर साइड चेन के ऊपर ये हेलोजन लग रखा है तो साइड चेन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है बेंजाइल क्लोराइड, ओके, फिनाइल क्लोरोमीथेन। तो अगर सिंपल में आपको दे दूं कि बेंजाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनो, उसका आई तकनीक हो, तो उसका आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है बेंजल डाइक्लोराइड। तो बेंजल डाइक्लोराइड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और हट गया, एक क्लोरीन और ऐड हो गया, तो ये बेंजल हो गया।
ठीक है, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। तीसरा आता है बेंजो ट्राइक्लोरोक्लोराइड, ये स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। और अगर हम जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि एल्किल हैलाइड्स थे, ठीक है, ये साइड चेन डेरिवेटिव्स थे, ये लोग, ये जो एलिमेंट, ये जो कंपाउंड्स, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू जो सीधा अगर एरोमेटिक चेन के साथ में अगर कोई हेलोजन डेरिवेटिव जुड़ रखा है तो क्यों होते हैं ये हम आगे देखेंगे कि एल्किल हैलाइड्स, एराइल एल्काइल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव एंड thus undergo the number of substitution reactions. On the other hand, aryl halides are far less reactive and thus undergo only a few substitution reactions, that too in drastic conditions. तो ये क्यों होता है, ये आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तब देखी जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एल्किल हैलाइड्स है इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एक तो होता है कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम, दूसरा होता है आईयूपीएक सिस्टम। जो कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम है उसको सिंपल लिखेंगे एल्किल हैलाइड्स, ठीक है ना, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इस तरह से इनका नाम लिख देंगे। तो हम इसका टू वर्ड्स के अंदर लिखे जा रहे हैं इनके नाम, जैसे कि टू सेपरेट वर्ड्स, जैसे कि मिथाइल एंड देन क्लोराइड, इथाइल देन क्लोराइड। बट आईयूपीएक सिस्टम के अंदर पूरा एक वन वर्ड में लिखेंगे। वो जो चेन रहेगी उसमें जो सबसे बड़ी कार्बन चेन है उसको हम पकड़ेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे और सबसे पहले प्रीफिक्स के तौर पर अपन हेलो लगा देंगे। उसके बाद में लंबी चेन को पकड़ लेंगे, ठीक है ना, और जिधर से जो हेलोजन को सबसे कम नंबर मिल रहा है उधर से हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे और पूरा नाम एक सिंगल वर्ड के अंदर लिखेंगे। तो जैसे इस टेबल के अंदर इतने सारे नाम दे रखे हैं उसमें से मोस्टली जहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जैसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आपने दे दिया, इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी, इसका अगर नाम अक्षर करना पड़ेगा तो कुछ इस तरह से होगा। आइसोब्यूटाइल का मतलब ये आपकी स्ट्रक्चर रहेगी मेन कार्बन की, ठीक है, और नोमेनक्लेचर 1 क्लोरो, 2 मिथाइल एंड देन प्रोपेन। ओके, इसी तरह से रहती है टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड की। तो टर्शी ब्यूटाइल की ये वाली एक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, 2 क्लोरो, 1 2 3 करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमने पकड़ ली, एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जनरल टर्म में अगर हम आइसोमरिज्म की बात करें तो दो तरह के आइसोमरिज्म दिखाता है, चेन आइसोमरिज्म और पोजिशन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो इसकी चेन की जो लंबाई बदलती जाएगी, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, इस तरह से पोजिशन आइसोमरिज्म में ब्रोमो ग्रुप की यहाँ पे पोजिशन चेंज हो रही है, कभी 1 ब्रोमो था तो यहाँ पे 2 ब्रोमो हो गया। अब आती है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरेन्स या एरल हैलाइड्स भी इनको बोल सकते हैं। तो हेलोजन इज डायरेक्टली लिंक टू एन एरोमेटिक रिंग, तो वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये तो फिनाइल ग्रुप हो गया, ये अपना हेलोजन ग्रुप हो गया। अब इनमें क्या करेंगे कि सिस्टमिक नेम्स ऑफ एराइल हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्रीफिक्सिंग हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनके हम आगे लगा देंगे टू द नेम ऑफ द पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आपको थोड़ा थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको दिमाग में आ जाएगा। जैसे टोलुइन हो गया, ठीक है ना, ये टोलुइन के एग्जाम्पल दे रखे आगे। तो फॉर एग्जाम्पल, और इनमें क्या, इनकी लोकेशन को, पोजीशन को बताने के लिए या तो 1 3 इस तरह से काम ले लेंगे, 1 2 1 3 इस तरह से, या फिर हम ले लेंगे और तो मेटा और पेरा लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि ये आप बोले हमने मेटा क्लोरोटोलुइन, ओके, या 3 क्लोरोटोलुइन, या जैसे पेरा क्लोरोटोलुइन, या 4 क्लोरोटोलुइन, और तो डाइक्लोरोबेंजीन, या 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हम इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। और अगर हमारे को जैसे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन दे रखा है तो हम उसको स्ट्रक्चर बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, या अगर ये स्ट्रक्चर दे दी तो इसको नाम हमारे से लिखाया जा सकता है। अब जैसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, वो आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको कैसे एल्कोहल से बना सकते हैं। तो ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हटा करके आप एक्स जोड़ दें, यहाँ पे हेलाइड जोड़ दो। तो बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड हम जोड़ेंगे कैसे, किसी न किसी चीज़ के अंदर कुछ होना चाहिए जो कंटेन करता है एक्स, उसको हम यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे और इसको भगा देंगे। तो हमने क्या करा कि जो एल्कोहल लिया उसके साथ में इस एसिड की रिएक्शन कराई, इसको रिफ्लक्स करा, एक आरबीएफ में लिया और उसके अंदर उसको काफ़ी देर तक गर्म करा, तो हमारे को हेलो एल्केन मिल गया, ठीक है, पानी साथ में निकल गया। तो इसके अंदर अगर अपन जो एच एक्स ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, तो इस पर उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, एच आई, एच बी आर और एच सी एल का। सबसे ज़्यादा एच आई रिएक्टिव होगा, फिर एच बी आर होगा, फिर एच सी एल होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये भी तो चेंज हो सकता है ना, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है, तो इसमें भी जो टर्शरी होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एल्कोहल, जल्दी से हमारा जो है इसमें हेलाइड बन जाएगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी होगा। तो ये जो इनके ऑर्डर्स हैं ये हमारे को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जब हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था कि उसका कारण क्या है। रीज़न ये है कि एक्चुअली ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आगे में हम और ठीक से देखेंगे। SN1 और SN2 टू टाइप्स की रहेगी ये। और क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन एटम। जब भी हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो वो इस तरह का कंपाउंड होगा जो किसी दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, इच्छा रखता है, ठीक है।
तो इस तरह के जो हैलाइड्स होते हैं उसका जो सीक्वेंस है स्टेबिलिटी का वही रहता है कि सबसे ज़्यादा इसकी टेंडेंसी है कि आयोडाइड सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, फिर ब्रोमाइड करेगा, फिर क्लोराइड करेगा। नेचुरली इनकी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो भी यही रहेगा कि सबसे ज़्यादा HI से रिएक्ट करेगा, फिर HBr से, फिर HCl से। इसी तरह से हमने बात करा था कि जो अल्कोहल थे वो भी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। तो एक्चुअली जब वो रिएक्शन होती है तो उसमें क्या बीच में स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ये भी हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे। तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की जो सीक्वेंस रहती है वो रहती है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो इसलिए जो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम होते हैं। तो ये इसका रीजन भी पूछा जा सकता है। अब यहीं पे अगर हम क्लोरो एल्केन्स या एल्किल क्लोराइड बनाने की बात करें तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोव्स प्रोसेस, और इसके अंदर हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड काम में लेते हैं। ये क्यों लेते हैं हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो हमने क्या करा कि जैसे एथेनॉल ले लिया, थोड़ा सा HCl ले लिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला, रिएक्शन करें तो इसमें हमारे को क्लोरो इथेन बन गया, प्लस पानी थोड़ा सा बन गया। ये जो ग्रोव्स प्रोसेस है ये अपने प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो एल्केन्स बनाने के काम में आता है। ये आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड, और दिस कैन बी आस्क्ड आल्सो। So the purpose of anhydrous zinc chloride is to help in the cleavage of the CO bond. Okay, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जैसे यहाँ पर जो बॉन्ड है, इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो क्लोरो एल्केन के अंदर जो बॉन्ड था, ठीक है, तो सॉरी जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में जो बॉन्ड था, तो CO बॉन्ड को वीकन करने के लिए हम लुइस एसिड जैसे कि जिंक क्लोराइड काम में लेते हैं। अब बीइंग अ लुइस एसिड इट कोऑर्डिनेट्स, लुइस एसिड क्या होते हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टर होते हैं। तो इट कोऑर्डिनेट्स विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल। तो नतीजा क्या होगा कि CO बॉन्ड वीकन एंड अल्टीमेटली ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन जल्दी बन गया तो रिएक्शन होगी। लेकिन ये जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं ना, टर्शियरी अल्कोहल्स तो खुद ही यहाँ पे जो अगर ये हाइड्रोक्सिल निकल गया तो खुद ही स्टेबल है, क्योंकि यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो इसलिए बिना किसी जिंक क्लोराइड के, बिना किसी ग्रो प्रोसेस को लगाए, जो टर्शियरी अल्कोहल्स है वो सीधा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर कर लेंगे, और हमारे कंपाउंड हमारे को फाइनली मिल जाएंगे। अब ऐसे हमें को ब्रोमो एल्केन्स या एल्किल ब्रोमाइड्स बनाने, तो हम क्या करेंगे, सीधा इथेनॉल लिया, ठीक है, उसको HBr के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4 हमारे को साथ में लेना 40, ये तरेंगे HBr लेंगे 48% का, साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे, इसको रिफ्लेक्स करेंगे, हमारा सीधा बन गया। और जो HBr हमें काम में ले रहे हैं कोई इन सिटू, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसको वहाँ पर हाथों हाथ भी बना देंगे। कैसे कि जैसे हमने KBr लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2SO लिया, इससे जो पोटेशियम बाईसल्फेट बन गया और ये HBr निकल गया, ठीक है। HBr उससे रिएक्ट कर लेगा और हमारा जो है प्रोडक्ट जो एल्किल ब्रोमाइड बना रहे थे वो हमारा बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमें एल्किल आयोडाइड्स बनाने हैं तो हमने क्या करा कि हाइड्रो आयोडिक एसिड ले लिया और साथ में एथेनॉल ले लिया, रिफ्लक्स कराया और हमारा आयोडो इथेन बन गया। चाहो तो हम इसको इन सिटू भी बना सकते हैं। तो जो पहला हमने स्टेप देखा था उसको तो हम क्या एल्कोहल से बना रहे थे, ठीक है। एल्कोहल्स को हम रिएक्ट करा रहे थे किससे, किसी भी एसिड से करा रहे थे, HCl, HBr, HA से करा रहे थे। दूसरा हम क्या करेंगे, फास्फोरस हैलाइड से उसकी रिएक्शन कराएंगे और अल्टीमेटली जो है उसका OH ग्रुप निकल जाएगा और वहाँ पर Cl ग्रुप अटैच रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं क्लोरो एल्केन्स और एल्किल क्लोराइड्स are prepared by the action of either phosphorus pentachloride PCl5 और phosphorus trichloride PCl3। अब रिएक्शन करें, हमने अल्कोहल लिया, PCl5 डाला, रिफ्लक्स करा और एल्किल क्लोराइड बन गया, साथ में POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा, प्लस HCl निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर हम जो है एल्कोहल लेकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराए तो भी एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और साथ में फास्फोरस एसिड बन जाएगा। तो सीधा हमसे पूछ सकता है कि एल्कोहल से हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को दो स्टेप हमने देख लिए कि हम जो है PCl5 से या जो है PCl3 से हम बना सकते हैं या एसिड के साथ में बना सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, कोई सा भी स्टेप पूछा जा सकता है, इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स पूछे जा सकते हैं। तो दीज ऑल शुड बी वन इन योर माइंड। अब ऐसे अगर हमारे को ब्रोमो एल्केन्स या एल्किल ब्रोमाइड्स या आयोडो एल्केन्स है एल्किल आयोडाइड्स बनाने, तो हम उसके लिए क्या PBr3 या PI3 से हम सीधे रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या पड़ेगी, जो PBr3 PI3 ना ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो हम क्या इनको भी उस रिएक्शन वाले फ्लास्क में ही बना देंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस ले लेंगे, साथ में हम उसमें ब्रोमीन आयोडीन जो हमारे को बनाना है उसके साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे तो PBr3 या PI3 बन गया। फिर साथ में एल्कोहल रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके और ये हाथों हाथ जो है अपने अपने को एल्किल ब्रोमाइड बना देगा, प्लस SpPO3 या जो दूसरी रिएक्शन में जैसे अगर PI3 काम में लिया था तो एस पी पी ओ 3 दोनों में कॉमन रूप से बन जाएगा।
अगला आता है बाय द एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड। अब क्लोरोएल्केन्स, स्पेशली क्लोरोएल्केन्स अगर हमें बनाने के तो हम क्या करते हैं कि अल्कोहल लेंगे, उसको थायनिल क्लोराइड, ये हमारा थायनिल क्लोराइड रहा, इसके साथ उसको रिफ्लेक्स करके साथ में पिरिडिन डालेंगे। पिरिडिन की स्ट्रक्चर ये रही, ठीक है ना। अब इससे हमारे का क्लोरोएल्केन तो बहुत इजी वे में बन जाता है, और इसका एडवांटेज ये है कि SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और HCl दोनों गैसेज है, ये सीधे बाहर निकल गए, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ऑलमोस्ट प्योर स्टेट के अंदर क्लोरोएल्केन बन गया। तो इसका एडवांटेज है जो प्रीवियस दो मेथड थे जिसमें हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड काम में लिया था या हाइड्रोजन क्लोराइड काम में लिए थे। तो हमने स्टार्ट में देखा कि हम कैसे अल्कोहल से जो है एल्किल हैलाइड्स बना रहे थे। हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से भी हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो एल्किन का एग्जांपल लेते हैं। तो जब एल्किन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखा, कारण ये कि इसके अंदर आगे कुछ रूल्स आएंगे, ठीक है, और वो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एल्किन के अंदर अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जो एसिड्स इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा जो कि अल्कोहल के साथ में था, यानी कि HI, H HCl देन HF, ठीक है। तो इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। अब देखते हैं कि अभी इस स्लाइड को केवल आप सिंपल देखो, ठीक है ना। हमने क्या करा, एथिलीन ली, उसको हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिएक्ट कराया, यहाँ पर आकर के जुड़ गया, ठीक है ना। दो ही कार्बन थे, ठीक है ना, इस पर जुड़िए इस पर जुड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। लेकिन अब देखते हैं पे प्रोपीन हमने ले लिए, प्रोपाइलिन इसको बोलते हैं, इसमें हमने HBr, ठीक है ना, हम HBr का ध्यान रखना, हम HBr ले रहे हैं, है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड का हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसमें पेरोक्साइड जैसे कोई चीज़ नहीं डाली है, ऊपर वाले रिएक्शन को भूल जाओ, उसमें डाला था नहीं डाला था उसको छोड़ो। यहाँ पे हमने एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लिया है, और यहाँ पे लिख रखा है कि मार्क एडिशन की, मार्कोनिक ऑफ एडिशन है इसका फुल मीनिंग, ठीक है ना। और जब इसको फाइनल देखेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर आकर के Br जुड़ गया बीच वाले पे, ठीक है ना। एक थोड़ा सा क्लू में दे देता हूँ यहाँ पे कि जो HBr है ना, ठीक है ना, ये Br यहाँ पर भी अटैच हो सकता था, ठीक है ना। ये Br यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, ये यहाँ पर अटैच हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। ये इसके पास जो ऑप्शन है ना कि अगर डबल बॉन्ड कोई टूटेगा तो Br यहाँ पर भी जुड़ सकता है और ये यहाँ पर भी जुड़ सकता है। पर ऐसा क्यों हुआ और यहाँ पर क्यों लिख रखा है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैं पहले बता दूं कि ये जो स्लाइड है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसका एक एक लाइन को पढ़ता हूँ, एक एक वर्ड को आप ठीक से सुनो, ठीक है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। ओके, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जो हमने अभी पहले देखे थे, ठीक है ना, जो 3 कार्बन वाली थी उसमें एक जगह डबल बॉन्ड था, ठीक है। So the addition of hydrogen halides to an unsymmetrical alkene takes place according to Markovnikov's rule. The rule states that during the addition of unsymmetrical reagents, unsymmetrical मतलब जैसे HX हो गया, H2O हो गया, ठीक है ना, इसमें सिमेट्री जैसा कुछ है नहीं, तो HX, H2O, H2SO4 एक्सेट्रा टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है, ये भी अनसिमेट्रिकल और ये भी अनसिमेट्रिकल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, है ना, यानी कि जिसका नेगेटिव पार्ट होगा, यानी कि जो इसमें आप इस पर ध्यान रखो कि जो एक्स वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, वो कहाँ पे जुड़ेगा, गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, इस लाइन को बार बार पढ़ लेना, ठीक है ना। डेफिनेशन भी आएगी कि मार्कोनिकॉफ रूल की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। However, in presence of peroxides, ठीक है ना, अगर हमने रिएक्शन में थोड़ा सा पेरोक्साइड डाल दिया, और पेरोक्साइड डालने के बाद में जैसे कि ये पेरोक्साइड एग्जांपल दे दिया, बेंजोल पेरोक्साइड, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को याद रखना, ठीक है ना। सो द एडिशन ऑफ HBr, ये केवल HBr के केस में लागू होगा, अगर आप दूसरे के अंदर ये पेरोक्साइड डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। सो हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ peroxides such as benzoyl peroxides, the addition of HBr but not of HCl or HI to unsymmetrical alkenes takes place contrary, उल्टे तरीके से, to Markovnikov's rule. This is known as peroxide effect और खराश इफेक्ट। thus जो HBr कायदे से मार्कोनिकॉफ एडिशन में यहाँ जाने वाला था वो जाकर के जुड़ गया यहाँ पे, एंट्री मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड था, ये केवल HBr पे ही लागू होगा। ये जो रिएक्शन होती है ना, एक्चुअली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे कि क्या होता है कि सबसे पहले हमने रिएक्शन करा, ठीक है ना, फ्री रेडिकल में क्या होगा, सबसे पहले फ्री रेडिकल बनेगा, ये Br आ गया यहाँ से, है ना, ये एक तरीके से कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है सिंगल, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने आके इसको टक्कर मारी, ठीक है ना, प्रोपीन को, ठीक है ना, टक्कर मारते क्या होगा, ये खुद एक स्टेबल सेकंड रेडिकल बन गया, क्योंकि इसी पोजीशन के अंदर ये मतलब इधर से भी इसको इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इधर से भी कुछ कुछ मिल रहे हैं, तो इस पोजीशन के अंदर मोस्ट स्टेबल पोजीशन है इसकी, ठीक है ना। तो ये बन गया, ठीक है, पर ये खुद हैवी तो फ्री रेडिकल ना, तो ये दूसरे HBr को टक्कर मार देगा, ठीक है ना।
इसको टक्कर मारते क्या होगा कि फाइनली 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब Br के पास Br तो जा नहीं सकता, ठीक है ना, ये प्रोपेन बन गया, वापस ये अपने यहाँ पे जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये बन गया, ये आगे जाके किसी दूसरे प्रोपेन को टक्कर मारेगा। तो जब तक उसमें फ्लास्क के अंदर चीज़ें हैं, HBr पड़ा है या प्रोपेन पड़ी, जिसको टक्कर मार मार के इस तरह से रिएक्शन बनाते रहेंगे, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है HBr के साथ में, तो इसमें जो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है ना, उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं बना पाए तो हम देखेंगे, नहीं तो आपके फर्स्ट टेस्ट के अंदर यहाँ तक का सिलेबस आएगा। सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड ईच एंड एवरी स्लाइड इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू।